ओके बेटा, तो आज हम लोग जो है नया टॉपिक चालू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से चालू करेंगे। तो बेटा मैंने ये शुरू से लिख दिया जिससे थोड़ा समय बच जाए हमारा। तो आप देखें इस बात को कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी संख्या तो हजारों में है ना। तो अपन को उन सब कंपाउंड्स को स्टडी करना है। तो इनको सारे कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए कुछ उनके नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताने पड़ेंगे, जिससे कि हम उनको डेफिनेट ग्रुप्स या फैमिलीज में स्टडी कर पाए। जैसे अपन कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे कि मोटा मोटा हमको ज्ञान हो कि हम क्या पढ़ने एक्चुअली जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी हमें एक क्लासिफिकेशन की जरूरत है, जिससे कि हम उनको एक निश्चित ग्रुप या फैमिलीज में बांट करके स्टडी कर पाए। अब ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है। लेट अस स्ट्रेट अवे कम ऑन द टॉपिक। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो आज जितना भी हो जाएगा फिर ऐसे करके 2-3-4 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम ए साइक्लिक बोलते हैं। रिमेंबर इट इज ए साइक्लिक, मतलब जिसमें साइकिल ना हो उसे बोलेंगे ए साइक्लिक, मतलब ओपन चेन कंपाउंड। जैसे कि प्रोपेन यहाँ पे बना हुआ है CH3 CH2 CH3। जैसे कि मैंने यूं बॉन्ड लाइन नोटेशन बता दिया 1 2 3 4, सो दिस इज ब्यूटेन, ठीक है ना। इसी प्रकार होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि मैंने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, बेंजीन बनाया है ना, तो ये साइक्लिक है, इनमें एक साइकिल है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है इनमें एक ही जो एटम्स हैं उनमें सभी में कार्बन ही प्रेजेंट होगा, जबकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सब एटम में कार्बन प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब कार्बन के अलावा भी एटम्स वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, जो साइकिल बनेगी उसमें। साइकिल में बताता हूं मैं आपको इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये जो साइकिल बन रही है उसमें सिर्फ कार्बन है। इसमें जो साइकिल बन रही है इसके अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दूं, ये कंपाउंड आपको दे रहा दिखाई, तो इसमें कार्बन है 4, हर कोना एक कार्बन है, लेकिन साइकिल के अंदर ऑक्सीजन भी है। जैसे कि मैं आपको ये कंपाउंड बताऊं, तो साइकिल है लेकिन साथ में साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है। जैसे कि ये कंपाउंड हो गया, साइकिल में कार्बन के अलावा सल्फर भी है, तो इन सबको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम बोल देंगे, ठीक है बेटा। अब सुनो, अब आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब जिनमें साइकिल के अंदर सिर्फ कार्बन है, जैसे कि अच्छा, और इसमें भी दो हुए, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक वर्ड कहां से आ रहा है, एली और साइक्लिक, एली एलिफेटिक से आ रहा है और साइक्लिक साइकिल से आ रहा है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड से ज्यादा मिलती जुलती है। एलिफेटिक मतलब जैसे कि ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं ना, उसके लिए हम शब्द एलिफेटिक बोल देते हैं, ओपन चेन कंपाउंड और ए साइक्लिक कंपाउंड, या इसी के लिए हम एलिफेटिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड से ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू एरोमेटिक, इसलिए इनको बोलते हैं अपन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो एलिसाइक्लिक में कौन से होते हैं, जिनमें साइकिल हो लेकिन एरोमेटिक ना हो, जिनमें साइकिल हो लेकिन एरोमेटिक ना हो। एरोमेटिक कैसे देखते हैं उसके लिए अलग से टॉपिक आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या विशेषता होती है, ठीक है ना। आगे चल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या विशेषता होती है, ठीक है। चलो अब बेटा, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है इनमें आ गए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन। हेक्सेन बोल देते हैं ना। अब एरोमेटिक कंपाउंड में दो आते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो, है ना। जैसे कि हमने ले लिया बेंजीन ले लिया, जैसे कि फिनॉल ले लिया। अब फिनॉल में कोई बच्चा सोच सकता है क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है, नहीं, ये होमोसाइक्लिक है, क्योंकि इसकी रिंग में जितने एटम है वो सब कार्बन है। जैसे कि एनालीन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब बेंजीनॉइड है। अब इनमें एरोमेटिक क्यों बोलते हैं इनको, वो मैं आपको बाद में चल के बताऊंगा एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो बेंजीन रिंग हो और एरोमेटिक हो, आगे चल के पढ़ेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। फिलहाल आप इसको याद कर लो कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है, ठीक है ना।
नॉन बेंजीनोइड क्या होते हैं? नॉन बेंजीनोइड वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं हो, मतलब है एरोमेटिक लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। अगेन मैं बोलूंगा, एरोमेटिक अभी नहीं पढ़ाया है, एरोमेटिक जब पढ़ाएंगे तब आपको उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है बेटा, ये सब कार्बन ही है यहाँ पर, ठीक है ना। इधर डबल बॉन्ड O बना दिया, इधर OH बना दिया, और इधर लेके डबल बॉन्ड कर दिया, इधर डबल बॉन्ड कर दिया, इधर डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड हो गया। आई सपोज इट इज ट्रोपोलोन, इट इज ट्रोपोलोन। तो ट्रोपोलोन ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये है होमोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइकिल है उसमें सिर्फ कार्बन है, बाहर हेट्रो एटम है। लेकिन हमें साइक्लिक होमोसाइक्लिक किनको बोलते हैं? जिनमें जो रिंग होती है उसमें सिर्फ कार्बन होता है। इनमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कुछ है, इसमें रिंग के बाहर कार्बन के अलावा कुछ है। तो ये कैसे कहलाएंगे? ये होमोसाइक्लिक ही कहलाएंगे, क्योंकि साइकिल के अंदर सिर्फ कार्बन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ये वाला करते हैं कंपाउंड्स का। इसी प्रकार के कई क्लासिफिकेशन है, एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। नाउ इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। अब पहले अपन ये समझ लें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है। जब तक ये मिटा रहा हूं मैं, सूख रहा है, तब तक आपको मैं फंक्शनल ग्रुप बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप बेटा एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो हाइड्रोकार्बन में जब अपन या हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके उसको जोड़ते हैं, तो वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल ग्रुप जो रहता है उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ रहे हो बात को? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्रुप रहता है उसे हम बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो आप, मेरे पास एक चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है। हाइड्रोकार्बन चेन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिली हुई चेन है। तो अब उसमें C है, C है, C है, C है। अब मैंने यहाँ पर CH3 कर दिया और यहाँ भी CH3 हो गया, और इधर का एक H हटा करके इसकी जगह OH लगा दिया, तो ये अल्कोहल हो गया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इस कंपाउंड की, वो मेनली क्या होंगी? प्रॉपर्टीज अल्कोहल की प्रॉपर्टीज होंगी। अब इसके स्थान पे मान लो मैं साइनाइड लगा दूं, तो इस कंपाउंड की मेन प्रॉपर्टी साइनाइड की प्रॉपर्टीज होंगी। इसकी जगह मान लो मैं एल्डिहाइड लगा दूं ग्रुप, तो इसकी प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड ग्रुप जैसी हो जाएगी। यदि इस पे एसिड ग्रुप लगा दूं तो इसकी प्रॉपर्टीज एसिड ग्रुप जैसी हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी चीज होती है कि जब वो किसी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ता है तो वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार यदि मान लो ये मेरे पास एक चेन है कार्बन की, हाइड्रोजन अपन कभी भी अटैच कर सकते हैं क्योंकि एक कार्बन पर 4 वैलेंसी होती है। तो अभी एक ही वैलेंसी बनी थी, मतलब 3 और छुपे हुए हाइड्रोजन होंगे, है ना। कभी भी छुपे हुए हाइड्रोजन पता लगाने तो ऐसे ही पता लगा सकते हैं। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हाइड्रोजन दिखाते नहीं, तो अंडरस्टूड होता है कि जो बची हुई वैलेंसी है उस पर हाइड्रोजन होगा। जैसे कि इधर ये कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर, मतलब 2 वैलेंसी बची हुई है, 2 तो सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब 2 छुपे हुए हाइड्रोजन है। इधर भी 2 हैं तो 2 छुपे हुए हाइड्रोजन है। इधर एक ही बॉन्ड बना हुआ है, टोटल 4 बन सकते हैं, तो 3 छुपे हुए हाइड्रोजन है। करेक्ट है बेटा। तो अब इसमें मान लो कभी जो है मैं इधर से 2 H हटा दूं और हटा करके डबल बॉन्ड लगा दूं, तो ये एल्कीन हो गया। तो अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड पे डिपेंड करती है, तो एल्कीन बिकम्स अ फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए तो एल्काइन विल बिकम अ फंक्शनल ग्रुप। अब तुम जानते हो इधर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 3 और 1 तो कुछ नहीं जोड़ना, 3 और 1 कुछ नहीं जोड़ना, इधर CH3 कर देना। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी आइडेंटिटी है, एक ऐसी चीज है जो किसी कंपाउंड में जब प्रेजेंट होती है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फंक्शनल ग्रुप इन इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which when present in a molecule give molecule its characteristic chemical properties। फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में जब प्रेजेंट होता है तो उस मॉलिक्यूल को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रदान करता है, देता है। इट प्रोवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू दैट पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। चलो अब आगे और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम देखें ओके देयर इज अ टर्म। इसके पहले और मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज, है ना। ऐसे करके धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस
सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को यदि मैं डिफाइन करूं, होमोलोगस सीरीज कैन बी डिफाइंड एज a group of compound in which the various members have similar structural feature. A compound in which various members have similar structural feature. Compound in which various members have similar structural features. उनमें एक प्रकार के स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं and they differ by CH2 ग्रुप, है ना? तो मतलब जो उनमें डिफरेंस होता है, they differ by CH2 ग्रुप, differ by CH2 ग्रुप और पार्ट, whatever you want to say. ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि ये क्या चीज है। बहुत ही ज्यादा सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे पास CH3 है, करेक्ट बेटा? तो ये इथेन है, आगे चल के आप 9th में पढ़ा भी होगा, इथेन है। मान लो मैं इसमें एक CH2 जोड़ देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो ये इसकी होमोलोगस सीरीज है। इसका स्ट्रक्चर एक जैसा है, सिर्फ CH2 से डिफर कर रहा है। जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन हो जाएगा। तो इधर डिफरेंस किसका है? इसमें और इसमें डिफरेंस किसका है? एक CH2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार पेंटेन में हो जाएगा। इस प्रकार आप एल्कोहल में देख लो तो CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल है। इसी प्रकार यदि मैं इथाइल एल्कोहल बनाऊंगा CH3CH2OH बोला दूंगा, है ना? प्रोपाइल एल्कोहल बना दूंगा तो CH3CH2OH बना दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये और ये सिर्फ CH2 से डिफर कर रहा है। इससे इसका डिफरेंस 14 मास का है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, मतलब 14 मास का अंतर है। इसमें 14 मास का अंतर है। एक और CH2 लगा दो तो इसमें और ब्यूटेनॉल में या ब्यूटाइल अल्कोहल में 14 मास का अंतर होगा। तो ये सब होमोलोगस सीरीज का पार्ट हो गए। आई सपोज दैट मैं अपनी बात आपको समझा पाया। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? इस प्रकार बेटा एक टर्म होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जिनमें आपको डबल बॉन्ड नहीं मिलेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेंगे सैचुरेटेड में, और जो आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे उनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। जैसे एल्कीन एंड एल्काइंस हो गए, वो क्या होते हैं? वो सब होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे एल्केन हो गए तो वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जहां पर कि आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको अभी भी बताई है। अच्छा, मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप तो बता दिए हैं। अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं वो आप 9th-10th में कभी कभी पढ़ के आए होंगे। एसिड होते हैं जैसे कि, है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और इसी के डेरिवेटिव होते हैं बहुत सारे, जैसे कि COCl, OH को हटाओ उसी Cl लगा दो, एसिड क्लोराइड हो गया। जैसे कि C डबल बॉन्ड O, इसको हटाया, इसकी जगह OCH3 लगा दिया, ये एस्टर हो गया। ठीक है ना? इसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O और यहाँ NH2 लगा दिया OH की जगह, तो ये क्या हो गया? अमाइड हो गया। इसी प्रकार एनहाइड्राइड होते हैं, एल्कोहल होते हैं, है ना? और अपन बात करें तो एल्कोहल होगा, ईथर्स होंगे, कीटोन्स होंगे, एल्डिहाइड होंगे, दे ऑल, साइनाइड होगा, आइसोसाइनाइड होगा, दे ऑल आर कैटेगराइज्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। डिटेल में सब कुछ आने वाला है, इसलिए अभी लिख के कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा फालतू में डबलिंग होगी, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब सबको समझ में आया? स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, बस डिफरेंस एक CH2 ग्रुप का होता है। 14 वेट से डिफरेंस आता है, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2। तो ये था होमोलोगस ग्रुप। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वो जिसमें कि सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, और अनसैचुरेटेड वो जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा मैंने अभी तक आपको बताया है। पहला क्लासिफिकेशन था, जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप क्लासिफिकेशन को याद कर लो। क्लासिफिकेशन में हमने कैसे किया था? एलिफेटिक और साइक्लिक, ठीक है ना?
फिर साइक्लिक को हमने बांट दिया तो होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, उसके बाद होमोसाइक्लिक को 2 भाग में बांट दिया था, है ना, ए साइक्लिक, एली साइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक को फिर 2 भाग में बांट दिया था, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 टाइप के हैं, मतलब 3 टाइप के इनफैक्ट। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इसमें 3 टाइप है देखा जाए तो। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिवियल नोमेनक्लेचर या फिर कॉमन नोमेनक्लेचर, एक होता है डिराइव्ड नोमेनक्लेचर और एक होता है आईयूपीए नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी, जो कि मोस्ट कॉमन है। पर ट्रिवियल या तो 3 फॉर्म है, एक है ट्रिवियल या कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर, बार बार स्पेलिंग में लिखूंगा, ये एक हो गया नोमेनक्लेचर, ठीक है, एक बार लिख देता हूँ। दोबारा कौन सा आएगा, दोबारा आएगा डिराइव्ड नोमेनक्लेचर, बताऊंगा ये क्या होता है। उसके बाद तीसरा कौन सा आ जाएगा, आईयूपैक, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिवियल या कॉमन नोमेनक्लेचर। तो ये जो नोमेनक्लेचर है बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं, ये क्या है कि जैसे जैसे चीजें डिस्कवर हो रही थी तो विम्स एंड फैंसीज ऑफ द डिस्कवरर जो है उसने जो नाम रख दिया उसके आधार पर हमने नाम रख लिया। कभी किसने डिस्कवर किया, कभी किसी भाषा में, पर्टिकुलर भाषा में उस जिस कंपाउंड को डिस्कवर किया गया वो किस चीज में मिला उसके आधार पे बोल दिया, किसी एनिमल में मिला उसके आधार पे बोल दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, बॉटनी के आधार पे कुछ बोल दिया, किस प्लांट में मिल रहा है उसके आधार पे नोमेनक्लेचर कर दिया। बट आप समझ रहे हो कि इस तरह का जो नोमेनक्लेचर होगा उसका जो लिमिटेशन होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जैसे मान लो एसिड का नाम ले लें तो एक फॉर्मिक हो गया और एक हो गया एसिटिक एसिड, पर फिर 3 कार्बन वाले एसिड को क्या बोले, फिर 4 वाले को, फिर 5 वाले को, फिर 100 वाले को, फिर 200 वाले को। तो हम उसके लिए ऐसे कॉमन नेम नहीं दे सकते थे कि कौन सा कहां पर मिल रहा है, उसके आधार पे तो अनंत नाम हो जाते याद करने के लिए। तो एक फॉर्मेट, एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होगा जो कि आईयूपीएसी ने बाद में जाके दिया। लेकिन ट्रिवियल या कॉमन नोमेनक्लेचर की चीजें आईयूपीएसी में भी एक्सेप्ट हुई हैं, इसलिए हमें पता होना जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए हर चैप्टर में ही अलग अलग जगह आएगा। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं ट्रिवियल या कॉमन नोमेनक्लेचर, कोई एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन नहीं है डिस्कवरर की, विम्स एंड फैंसीज के आधार पर नाम दे दिए गए थे। जैसे कि मैं बात करूं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का नाम एसिटिक एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि वो विनेगर में मिलता था, और विनेगर जो होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूट एसिटिक एसिड होता है, और विनेगर के लिए शब्द एसिटम यूज होता है, तो नाम क्या पड़ गया, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड नाम कैसे पड़ा, एसिटिक एसिड ऐसे नाम पड़ा, एसिटिक एसिड derived from word derived from एसिटम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है विनेगर। अलग अलग भाषाओं में मतलब विनेगर सिरका बोलते हैं इसको अपन हिंदी में, तो विनेगर से ये शब्द लिया गया था, ठीक है बेटा, बिकॉज विनेगर का चीफ कॉन्स्टिट्यूट जो होता था वो क्या होता था, एसिटम। इसी प्रकार फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अब एसिटिक एसिड आप लोग जानते होंगे CH3COOH को कहते हैं बेटा, है ना। इसी प्रकार फॉर्मिक एसिड HCOOH को कहते हैं। ये कहाँ मिलता था, ये एंड्स में मिलता था, और एंड्स में जो मिलता था उन एंड्स का नाम था फॉर्मिका एंड्स, ठीक है ना। और इन एंड्स में ये एसिड मिलता था तो उसको अपन ने बोल दिया फॉर्मिक एसिड। स्पेलिंग देख लो, फॉर्मिकस, रेड एंड्स, इन द ग्रीक वर्ड फ्रॉम रेड एंड्स इज फॉर्मिकस, ठीक है। रेड एंड्स के लिए वर्ड फॉर्मिकस यूज होता था, तो ठीक है ना, रेड एंड्स के लिए वर्ड फॉर्मिकस यूज होता था, वहां से फॉर्मिक एसिड दे दिया, मतलब रेड एंड्स के जो बाइट होती होगी उसमें ये एसिड प्रेजेंट होता होगा, तो उसके लिए रेड एंड्स के लिए नाम फॉर्मिकस यूज होता, तो इधर क्या किया, फॉर्मिक एसिड नाम रख दिया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो एक प्लांट होता है ऑक्सेलस, उससे प्राप्त किया गया, ठीक है बेटा। इसी प्रकार जो है वो मेलिक एसिड, पायरस मेलस से, मेलिक एसिड, मेलिक एसिड, ये पायरस मेलस, ये प्लांट के नाम है, इनसे प्राप्त किया गया, इसलिए नाम पड़ गया मेलिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस प्लांट से मिलता था, सिट्रिक एसिड, सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं जैसे नींबू वगैरह हुआ,
तो उनसे मिलता था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिट्रिक एसिड इसका नाम पड़ गया। इसी प्रकार बेटा यूरिया और यूरिक एसिड नाम कैसे पड़ गया, क्योंकि यूरिन में मिलते थे, यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड बोल देता हूं, तो दे वर डिराइव्ड फ्रॉम यूरिन, इसलिए नाम पड़ गया यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है, इसका नाम वुड स्पिरिट था, बिकॉज दिस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, obtained from destructive distillation of wood, तो इसका नाम पड़ा वुड स्प्रिट फ्रॉम दिस CH3OH। ठीक है। उसके अलावा मीथेन का नाम मीथेन क्यों पड़ा, क्योंकि वो मार्शी एरियाज में मिलता था, है ना। मीथेन का नाम मीथेन क्यों पड़ा, क्योंकि वो मार्शी एरियाज में मिलता था, ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ एक बातें बता दी, लेकिन एक बात तय है बेटा कि ये नॉमेनक्लेचर जो है बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब देखने में बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन एक्चुअली इससे हम अनंत कंपाउंड्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी नहीं कर सकते, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, दिस नॉमेनक्लेचर मे नॉट बी हेल्पफुल टू स्टडी लार्ज नंबर ऑफ compounds, and therefore इसका एक significance, there is a significance of this के it can be used in IUPAC nomenclature also, because ये इतना common है, it is so common that these names are helpful for us in giving IUPAC nomenclature as well, because they were so common ना, they could not be left। कोई चीज इतनी common हो जाती है ना, something becomes so common that it is very much obvious to the public, और कोई भी nomenclature हो, there may be any nomenclature, it is helpful for what, it is helpful for us to remember the things। तो यहाँ पर जो ट्रिवियल nomenclature के नाम जो बहुत कॉमन है, उनको IUPAC में एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि पब्लिक को वो नाम पता है। तो ऑब्वियसली यदि पब्लिक को उसकी जानकारी है और वो हेल्प कर रहा है कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने में, व्हाई नॉट यूज दैट, सो IUPAC यूज्ड फ्यू ऑफ द नेम्स। नाउ इसके बाद में बच्चों अपन आते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर की बातें बताई हैं। अब इसमें कुछ वर्ड आएंगे बेटा, प्रीफिक्स और, अच्छा, अब ये जो कॉमन नोमेनक्लेचर है या ट्रिवियल नोमेनक्लेचर है, इस नोमेनक्लेचर को भी करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। ठीक है ना, मतलब दो भाग में इसको हम लिख सकते हैं, एक प्रीफिक्स लिखना है और एक सफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स सफिक्स जनरली हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देता है, ठीक है ना, और जो प्रीफिक्स होता है जो बाकी का बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता देता है, ठीक है ना। तो हम ये नाम पढ़ते हैं, ये प्रीफिक्स क्या होगा और सफिक्स क्या होगा, और नोमेनक्लेचर कौन सा चल रहा है, नोमेनक्लेचर चल रहा है बच्चों कॉमन नोमेनक्लेचर। यहां से काफी अच्छी अच्छी बातें चालू हो जाती हैं। अब देखें, तो हमने दो भाग में उसको डिवाइड करने वाले हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रीफिक्स में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि कॉमन नोमेनक्लेचर में कुछ चीजें यूज होगी, जैसे कि जैसे अपन ने बोला है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में कुछ वर्ड हैं जो कॉमन नोमेनक्लेचर में काम आते हैं। उसमें एक होता है एन, एक होता है आइसो, एक होता है न्यू। इन तीन वर्ड्स को मैं पहले डिस्कस करता हूं आपसे, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इन तीन वर्ड्स को पहले डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज नॉर्मल, एन इज नॉर्मल, एन इज नॉर्मल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट चेन नो ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव मतलब एच हटा के कोई फंक्शन ग्रुप लगा दिया, और इट्स डेरिवेटिव विथ नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे कि मेरे से बात की किसी ने सी सी सी, करेक्ट है, तो अब इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा नॉर्मल, सॉरी सी, इधर से चालू होगा नाम, क्योंकि उसके पहले तो ब्रांचिंग वैसे भी नहीं हो सकती थी, 2 और 3 में तो ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती। यदि आप एक कार्बन में देखो तो कोई ब्रांचिंग नहीं होगी,
2 कार्बन में देखो तो ब्रांचिंग नहीं हो सकती, 3 कार्बन में देखो तो ब्रांचिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 3 कार्बन में ब्रांचिंग कैसे करोगे? 1 2 आपने बोला लो सर ये ब्रांच हो गए, तो 3 कंटिन्यूअस हो गए तो ब्रांचिंग नहीं हुई। तो यहाँ तक नॉर्मल शब्द को प्रयोग करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो शब्द आपको किसी दूसरी चीज से डिस्टिंग्विश नहीं कराएगा। मतलब प्रोपेन यदि होगा तो वो स्ट्रेट चेन ही होगा, वो कभी ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती। तो चूंकि नहीं हो सकती इसलिए अपन को फिर शब्द वहां पर नॉर्मली प्रयोग कर देना है, एटलीस्ट इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन चेन में तो कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती। तो देयरफॉर 1 2 3 4 तो हमने शब्द नॉर्मल लिख दिया, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, दिस विल बी एन ब्यूटेन, करेक्ट है। उसके बाद 1 2 3 4 5 इट विल बी नॉर्मल पेंटेन, एक और बढ़ा दो तो नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, एक और बढ़ा दो नॉर्मल हेप्टेन हो जाएगा, इस तरीके से। तो नॉर्मल कब शब्द प्रयोग करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल इज यूज्ड फॉर दोस पैराफिन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर इन वन कंटिन्यूअस चेन। पैराफिन्स का मतलब अपन हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन से ले लेंगे। द प्रीफिक्स एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल और स्ट्रेट चेन। इसके बाद आता है बेटा एक प्रीफिक्स जिसे बोलते हैं आइसो। आइसो प्रीफिक्स क्या होता है? अब आइसो प्रीफिक्स का कई डेफिनेशन दी गई है। अब इसमें ये बोला है वर्ड आइसो इज यूज्ड व्हेन ऑल कार्बन एक्सेप्ट वन इज पार्ट ऑफ द चेन। ठीक है ना, इट इज यूज्ड व्हेन all carbon except one at second last carbon, which is at second last carbon, which is at second last carbon. ठीक है बेटा, it is used when all carbon except one, and that is also at second last position, is part of continuous chain. Second last carbon is part of continuous chain. या फिर इससे कंफ्यूजन होता है तो एक और डेफिनेशन होती है, इसमें होता है इट कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन प्लस टर्मिनल CH3 CH CH3 ग्रुप अटैच्ड। इसका लास्ट ग्रुप ये अटैच होना चाहिए, तो अपन इसको आइसोप्रोपाइल बोल देते हैं। कुल मिला के यदि आइसोप्रोपाइल देखा जाए तो आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या है, इसको मिटा करके इधर बना देता हूं। तो आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या हो जाएगा, C दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज देयर। ठीक है ना, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चेन है, इसमें सारे कार्बन जो है वो कंटिन्यूअस चेन का पार्ट है एक्सेप्ट वन कार्बन। और ये कार्बन की भी पोजीशन क्या है, वो कार्बन की पोजीशन सेकंड कार्बन है, मतलब ऑफ द चेन, सेकंड कार्बन ऑफ द चेन उसकी पोजीशन है। तो इट इज यूज्ड व्हेन ऑल कार्बन एक्सेप्ट वन व्हिच इज द सेकंड लास्ट कार्बन इज पार्ट ऑफ कंटीन्यूअस चेन, या फिर जिसका टर्मिनल एंड पर ये ग्रुप अटैच हो। तो इस चेन के टर्मिनल एंड यदि बोला जाए तो आखिरकार ये ग्रुप अटैच CH3 CH3 CH, तो दिस इज आइसोप्रोपेन, दिस इज आइसोप्रोपेन, करेक्ट है। अब जैसे 1 2 3 4, अब यहाँ एक C अटैच हो गया तो ये हो जाएगा क्या, 5 है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। बाकी सब कार्बन कंटिन्यूअस है, देखो ये सब कंटिन्यूअस है, लेकिन सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। या फिर कंटिन्यूअस चेन में टर्मिनल एंड पर CH3 CH CH3 प्रेजेंट है, CH3 CH CH3 टर्मिनल एंड में प्रेजेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब इसका भी एक्सेप्शन होता है, ऊपर जगह है वहां बना देता हूं, नहीं तो फिर बार बार बोर्ड में हटाना पड़ेगा। जैसे कि बेटा ये हो गया। अब डेफिनेशन देखी जाए तो एक डेफिनेशन के हिसाब से, जो ये लास्ट वाली डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये ग्रुप है यहाँ पर प्रेजेंट और वो भी सेकंड पोजीशन पे, तो ये आइसोप्रोपेन होना चाहिए। लेकिन डेफिनेशन जो कंप्लीट है इसकी वो ये कि बाकी कार्बन जो है स्ट्रेट चेन का पार्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें ये दोनों कार्बन स्ट्रेट चेन का पार्ट नहीं है, हेंस इट इज एक्सेप्शन। इसको बोलते हैं हम आइसोऑक्टेन, बट जो डेफिनेशन है उसका ये एक्सेप्शन है, करेक्ट है बात।
इसको बोलते आइसो ऑक्टेन है, लेकिन डेफिनेशन का ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक कार्बन छोड़ के बाकी सब कार्बन जो है वो क्या होने चाहिए थे, बाकी सब कार्बन स्ट्रेट चेन का पार्ट होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं मिला है, एंड देयरफॉर इट इज अ एक्सेप्शन टू द डेफिनेशन ऑफ आइसो ग्रुप। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपन नियो पे। नियो में क्या होता है, नियो में सब कंटिन्यूअस चेन होती है, सिर्फ सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे वहां एक मिथाइल ग्रुप था यहाँ पर जुड़ा हुआ सेकंड कार्बन पर, इधर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो अपन इसके लिए बोल देते हैं नियो। अब नियो ग्रुप होने के लिए कम से कम पेंटेन होना जरूरी है, नहीं तो नियो नहीं हो पाएगा। आइसो होने के लिए कम से कम ब्यूटेन होना जरूरी है, नहीं तो आइसो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसको बोलेंगे अपन नियो पेंटेन, क्योंकि सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसकी और डेफिनेशन क्या हो सकती थी, जिसमें टर्मिनली ये जो आपने लिखा था ना आइसो, उसमें टर्मिनली CH3 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 अटैच हो। टर्मिनली क्या अटैच हो, CH3 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 ये ग्रुप अटैच हो, तो अपन इसके लिए शब्द नियो बोल देंगे। यदि टर्मिनली ये ग्रुप अटैच है तो शब्द नियो बोल देंगे। करेक्ट है बात? तो बेटा बात हो गई। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन होना चाहिए, आइसो मतलब पूरी स्ट्रेट चेन होगी, सिर्फ जो सेकंड लास्ट कार्बन है या सेकंड कार्बन पे उस पे मिथाइल हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी सब स्ट्रेट चेन होना चाहिए। वो एक्सेप्शन है आइसो ऑक्टेन। ऐसे कई एक्सेप्शन और हैं, आपको जरूरत नहीं ज्यादा, एनसीईआरटी के अलावा कुछ एग्जाम में ऐसा चाहता भी नहीं है, और लेकिन ऑर्डिनरी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब आपको नियो भी समझ में आ गया होगा कि नियो शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको क्या बोल दूंगा, नियो पेंटेन बोल दूंगा। यदि इसकी जगह मान लो ये लगा होता तो इसके लिए शब्द नियो हेक्सेन हो जाता। ठीक है ना, ये नियो हेक्सेन हो जाता। यदि ये हटा के H लगा दूं तो ये आइसो पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि C हटाया H लगा दिया तो ये आइसो पेंटेन हो जाएगा। C कर दिया तो 6 कार्बन हो गए, और सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। यदि C हटाऊं H लगा दूं तो आइसो पेंटेन। आई सपोज दैट बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम वर्ड प्रीफिक्स नॉर्मल, आइसो और नियो से आगे बढ़ते हैं। इस पे अपन वापस भी आएंगे जब एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होगा, तो इन सब नामों का प्रयोग हम करने वाले हैं। इसके बाद में जल्दी से मिटाते हैं, और आप तब तक याद कर लो अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने अब तक नियो पढ़ लिया, आइसो पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया, इन तीनों शब्दों के अर्थ पढ़ लिए, और आपने अलग अलग नाम पढ़े थे कॉमन नोमेनक्लेचर में। फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिका से आया, ठीक है, रेड एंड्स के लिए वर्ड यूज होता है। ऑक्जेलिक एसिड का नाम ऑक्सैलेस से आया, जो कि प्लांट है, जो कि प्लांट का कुछ क्लासिफिकेशन है ना, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वो प्लांट का क्या क्लासिफिकेशन है। खैर आगे बढ़ते हैं। यूरिक एसिड यूरिया नाम यूरिन से आया है ना, इसके बाद मेलिक एसिड नाम मेलस से आया, तो इस तरीके से पायरस मेलस से आया था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त होता था मिथाइल अल्कोहल, तो नाम जो है वो वुड स्प्रेट आ गया। इस तरीके से कॉमन नोमेनक्लेचर थे। फिर कॉमन नोमेनक्लेचर में भी प्रीफिक्स और सफिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें मैं आपको भी प्रीफिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो यहीं पे कुछ वर्ड आ जाते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बन, है ना, कुछ वर्ड्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कॉमन नोमेनक्लेचर मैं आपको एक साथ पूरा करा दूंगा, एक ही हेडिंग में डाल करके, आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन कुछ वर्ड्स को हम समझ लें उसके बाद। ठीक है बेटा, तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन अटैच टू सिंगल कार्बन, कार्बन टू विच वन कार्बन इज अटैच, वन कार्बन इज अटैच्ड, और कार्बन ही होना चाहिए अटैच, कोई दूसरा एटम अटैच होगा तो अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि ये हुआ, अब ये कार्बन से कार्बन प्रेजेंट है ना, तो इसमें ये प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक है बेटा, तो डिग्री ऑफ ये कार्बन 1 है और इस कार्बन की डिग्री भी 1 है, या प्राइमरी कार्बन को अपन 1 डिग्री कार्बन भी
कहते हैं। ठीक है बेटा, प्राइमरी कार्बन के लिए अपन शब्द 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने बेटा, इसमें 1 डिग्री कार्बन जो है वो 2 है, एक ये भी और एक ये भी, क्योंकि एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी एक ही से अटैच है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, यदि हाइड्रोजन की डिग्री पता लगानी है तो कार्बन जिससे वो अटैच है उसकी डिग्री देखो, वही हाइड्रोजन की डिग्री होती है। जैसे ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री 1 है। ये तीनों हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि जिस कार्बन से ये अटैच है उसकी डिग्री 1 है। तो ये भी यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 2 कार्बन 1 डिग्री के और 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री के, करेक्ट है। इसी प्रकार से CH3 CH2 CH3 इसको देखा जाए तो अब यहाँ ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ऑब्वियसली इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन बोल देंगे। ठीक है बेटा, तो इस कार्बन के लिए शब्द क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बन, या फिर क्या आ जाएगा 2 डिग्री कार्बन, करेक्ट है। तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन। अब हाइड्रोजन की डिग्री देखो कितनी है, तो ये 1 डिग्री के 3 हाइड्रोजन और ये 1 डिग्री के 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री और 2 हाइड्रोजन ऑफ 2 डिग्री, 2 हाइड्रोजन ऑफ 2 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसको अपन 2 डिग्री कार्बन बोल देंगे। इसी प्रकार आता है 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन। समझ गए होगे आप इसका मतलब क्या है, CCCHCC। अब इसको देखा जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, तो 3 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो क्या हुआ 1 डिग्री। अब हाइड्रोजन किसी ने बोला 1 डिग्री कितने हैं, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और यहाँ 3 हेडेन हाइड्रोजन होंगे। कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा है ना, टोटल बॉन्ड कितने बनाता है बेटा 4, तो 3 हेडेन हाइड्रोजन हो गए, करेक्ट है। तो आप गिन लोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन 2 से तो जुड़ा हुआ है, तो अब 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं यहाँ पे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 हो गए। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 ही है, क्योंकि जो कार्बन 3 डिग्री है उससे एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री हो जाएगी। इसके बाद आता है बेटा 4 डिग्री और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जो भी स्पेलिंग हो कॉन्टेंशन लें। अब देखो CCCC, अब ये कार्बन क्वाटरनरी कार्बन है क्योंकि 4 कार्बन से अटैच है, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होगा या 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन एक बार 4 कार्बन से अटैच हो गया तो वो किसी हाइड्रोजन से अटैच नहीं हो सकता, उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो यदि कल के दिन कोई ये पूछ लिया आपसे कि इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री होगी, क्योंकि ये 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। भले डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कोई ये सोच ले कि 2 बार जुड़ा हुआ है, नहीं, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री 1 होगी। इसी प्रकार इसको देखा जाए तो इसकी डिग्री भी 1 होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप मान लो कभी मैं ये ऐसे करके बोल दूं जिसमें हर कोना एक एक कार्बन है, और मैंने इधर NH2 लगा दिया और यहाँ पर H लगा दिया, और मैंने पूछा इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो इसकी 2 डिग्री होगी, क्योंकि एक यहाँ और एक यहाँ, ये नाइट्रोजन नहीं कार्बन नहीं है, सो इट विल डिफाइंड एज 2 डिग्री कार्बन ओनली। तो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं वो डिग्री होती है, अदर एटम जुड़े हैं उससे डिग्री पे फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली कार्बन कितने जुड़े हैं उससे कार्बन की डिग्री निश्चित होती है। और हाइड्रोजन की डिग्री निश्चित होती है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, तो जो उस कार्बन की डिग्री होती है वही उस हाइड्रोजन की डिग्री होती है जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो कई एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, आई सपोज दैट सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको कुछ और टर्म सिखाता हूँ। प्रीफिक्स ही चल रहा है अभी। प्रीफिक्स में मैं आपको कुछ शब्द सिखा चुका हूँ जो कि थे नॉर्मल, आइसो और न्यू। अब प्रीफिक्स में कुछ और शब्द होते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है सेकेंडरी और एक शब्द होता है टर्शरी। क्या मतलब है इन शब्दों के, सीखते हैं अपन। जैसे कि हमने अब तक शब्द पढ़े थे आइसो, नियो और नॉर्मल।
इसी प्रकार से अब मैं आपको पढ़ाता हूं शब्द जिसे बोलते हैं हम सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी शब्द अपन कब यूज करते हैं, या एक प्रीफिक्स है सेकेंडरी और एक प्रीफिक्स है टर्शरी, ठीक है ना। लेट मी चेक दैट सेकेंडरी और टर्शरी मैंने कहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं लिखे तो अभी बता देता हूँ। सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी जो होता है इसका मतलब कब लगाते हैं अपन, जैसे कि मान लो मेरे पास सी 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 ये लगा हुआ है, ठीक है बेटा। अब मान लो मैंने वैलेंसी इधर लगा दी, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। क्यों सेकेंड डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन इसको क्यों बोलेंगे अपन, क्योंकि इस कार्बन से जो कार्बन जुड़े हुए हैं वो दो हैं, तो इसको अपन सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप आगे जाके एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो मैं इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर वैलेंसी लगी हुई है ना। तो वैलेंसी जिस कार्बन पे लगी है उसकी डिग्री क्या है, जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री है 2 डिग्री कार्बन, तो इसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। आगे जाके नोमेनक्लेचर में आ जाएगा। खैर अभी छोड़ देते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्काइल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में बताता हूँ, ठीक है ना। पहले एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर है, उसके बाद में मैं आपको इस शब्द से परिचय करवाता हूँ, ठीक है बेटा। तो नाउ लेट अस मूव एंड सी द एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। तो एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो आप अभी फिलहाल जो ट्रिवियल नोमेनक्लेचर या कॉमन नोमेनक्लेचर है उसके रूल्स मैंने चालू नहीं किए बेटा। उस नोमेनक्लेचर को समझने के लिए कुछ शब्दों की जरूरत है, पहले मैं वो शब्द आपको सिखा रहा हूँ, कुछ वर्ड्स की जरूरत है, और वो वर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्शरी हुआ, और 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उसके बाद में आइसो, नियो, नॉर्मल, ये सब शब्दों को बारे में हमको पता होना चाहिए। फिर इन शब्दों का प्रयोग करके अपन नाम करेंगे एल्काइल ग्रुप का। फिर जब हमें एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आ जाएगा तब फिर हम घुस सकते हैं ट्रिवियल नोमेनक्लेचर या कॉमन नोमेनक्लेचर के रूल्स में, फिर वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, उसमें कुछ बातें। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है बेटा। तो एल्काइल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें कैसे करते हैं अपन, देखो जैसे मान लो मेरे पास CH3 CH3 है, ठीक है ना। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह वैलेंसी लगा दी, उसको बोलते हैं एल्काइल। जैसे ये एल्केन है, ठीक है बेटा। अब इससे एक हाइड्रोजन हटा दो और उस हाइड्रोजन के स्थान पे एक वैलेंसी लगी हुई छोड़ दो, तो ये ग्रुप जो होगा ये होगा एल्काइल ग्रुप, ठीक है बेटा। आप लोगों ने सुना होगा जनरल फॉर्मूला RH, ये एल्केन है, इससे अपन ने H हटा दिया और वैलेंसी लगा दी, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है बेटा। अब ये चूंकि 2 कार्बन है इसलिए इसको इथाइल ग्रुप बोल देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी, है ना। 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, है ना। आई होप सो 9-10 तक ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ठीक है बेटा। आगे वाले और आगे बताएंगे, 30 तक बता देंगे जब जरूरत रहेगी, ठीक है ना। चल, तो अब मान लो मैंने प्रोपेन है, तो प्रोपेन कैसा दिखता है, प्रोपेन ऐसा दिखता है CH3 CH2 CH3। अब इससे मान लो एक H हटा दिया, है ना, ऐसा दिखता है। एक H हटाया उसकी जगह वैलेंसी लगा दी, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। एन हटा के आइल लगा देना, एन हटा के आइल लगा देना, तो प्रोप आइल, प्रोपाइल। ब्यूटेन होता तो एन हटा के आइल लगा देते तो ब्यूटाइल। पेंटाइल, एन हटा के वाईएल, एन हटा के वाईएल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 यूं लगा दिया, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन था 7 वाला, एक 7 वाला लिखना भूल गया, हेप्टेन। तो यहां पर एन हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टाइल। लेकिन ज्यादा बेहतर नाम क्या होता,
ये कैसा हेप्टेन है? ये एन हेप्टेन था। यदि ये देखते हैं तो स्ट्रेट चेन थी, तो एन हेप्टेन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन हेप्टाइल हो जाएगा। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। अब सोचो, यदि मान लो मेरे पास 5 कार्बन होते हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता बेटा? पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। तो नाम ज्यादा सही होता नॉर्मल पेंटेन। 3 तक तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 3 तक कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 तक तो आप वैलेंसी कहीं, हालांकि 3 तक वैलेंसी इधर भी लग सकती है, इधर भी लग सकती है, पर इसको बारे में बताता हूँ आपको कि इसमें क्या एक्सेप्शन है। 2 तक जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 में आके जरूरत पड़ जाएगी जब एल्काइल ग्रुप अपन बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं पेंटेन से चलूं, मैं तो इथेन के बाद से चलता हूँ। ठीक है बेटा, तो आपको मैं बताऊं, इससे पहले आपने जब देखा था ना, तो प्रोपेन में नॉर्मल प्रोपेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन प्रोपाइल ग्रुप में नॉर्मल प्रोपाइल लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? उसका सीधा सीधी बात यह है कि वैलेंसी इधर भी लग सकती है, इधर भी लग सकती है। समझो बात को, इधर वैलेंसी लगी तो नाम अलग होगा, इधर वैलेंसी लगी तो नाम अलग होगा। तो जब आपके पास में प्रोपेन होता है, तो आप H इसका हटा सकते हो, इसका हटा सकते हो, इसका भी हटा सकते हो, लेकिन इसका H हटाना मतलब इसका ही हो गया, क्योंकि सिमिलर कंडीशन थी। देखो बेटा, यहाँ CH3 था ना, तो H इसका भी हट सकता है, इसका भी हट सकता है। यदि H इसका हटा तो भी ये प्रोपाइल होगा, और H इसका हटा तो भी प्रोपाइल होगा, लेकिन डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण तो नाम में भी डिफरेंस होगा। तो ये क्या है? ये जो प्रोपाइल ग्रुप है, इसमें स्ट्रेट चेन है, तो इसको बोल देंगे एन प्रोपाइल। आया समझ में? इसको बोल देंगे एन प्रोपाइल। जबकि ये जो है इसमें इधर लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पर वैलेंसी लगी है उसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। एक्चुअली नाम सेकेंडरी प्रोपाइल होना चाहिए था, क्योंकि जिस कार्बन पे डिग्री लगी हुई है, जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी है, 2 डिग्री का कार्बन है, और यहाँ पर आइसोप्रोपेन ग्रुप एज सच नहीं है, क्योंकि आइसोप्रोपेन ग्रुप में क्या होता है, टर्मिनल एंड पे चेन के ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ चेन तो एब्सेंट है, तो इसके लिए शब्द कायदे से आइसोप्रोपेन यूज नहीं होता। आप देखो, इसके लिए अपन कोई आइसोप्रोपेन वर्ड यूज नहीं करते, तो यहाँ आइसोप्रोपाइल यूज नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है। वी यूज आइसोप्रोपाइल शायद इसलिए कि आइसोप्रोपेन जो वर्ड है या आइसो जो वर्ड है, वो तब लगता है जब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए आइसोप्रोपाइल बोल दिया है। इट इज एक्सेप्शन, एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। चलो बेटा, अपन एग्जाम्पल ब्यूटेन का ले लेते हैं। So now you have this example of butane. I hope so everybody understands. या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है या यहाँ से निकल सकता है। कोई बच्चा पूछेगा सर यहाँ से भी तो निकल सकता है, तो डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ से निकलना मतलब यहाँ से निकलना। तो एक बार यहाँ से हटाया, तो यहाँ से हटाया तो C ये वैलेंसी लग गई। अब यहाँ स्ट्रेट चेन है, तो N ब्यूटाइल। अब इधर यदि लगा तो जिस कार्बन पर वैलेंसी लगी हुई है वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, हेंस इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। करेक्ट है बेटा। अब इसके बाद यदि बात करें तो सेकेंडरी वर्ड इसके बाद थोड़ा एम्बिगुअस हो जाता है, हालांकि बुक्स इसको ज्यादा नहीं लिखती है, लेकिन मैंने एक अच्छी किताब में अच्छी जगह बात पढ़ी थी कि जो सेकेंडरी वर्ड होता है जब एल्केन चेन में लगता है एल्काइल ग्रुप में, तो वो 4 कार्बन के लिए परफेक्ट होता है, उसके बाद या उसके नीचे वो परफेक्ट नहीं होता। उसके नीचे तो एक्सेप्शन है, सेकेंडरी प्रोपाइल बोलते नहीं है इसको, इसको हम आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, तो ये तो एक्सेप्शन हो गया। और इसके ऊपर यदि हम गए तो एम्बिग्विटी आ जाती है। एम्बिग्विटी क्या आती है? हालांकि बोलेंगे सेकेंडरी, लेकिन वो अच्छा नहीं है। कैसे? जैसे कि मान लो मेरे पास 5 कार्बन है, सॉरी चौक भी खत्म हो गई है, कल लानी पड़ेगी। सुनो भाई, जैसे मान लो मेरे पास बेटा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर एक वैलेंसी लगती तो एन पेंटाइल हो जाता, यदि इधर वैलेंसी लगती तो एन पेंटाइल हो जाता। सबको बात समझ में आ रही होगी। उसकी तो बात छोड़ दो तुम, सी 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 ये एन पेंटाइल हो गया यदि वैलेंसी लास्ट में लगी है तो। लेकिन यदि वैलेंसी यहां लगी तो दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल, पर इधर लगी तो भी सेकेंडरी पेंटाइल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर, इधर वैलेंसी लगी तो ये सेकेंडरी पेंटाइल, इधर वैलेंसी लगी तो ये सेकेंडरी पेंटाइल, तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए, तो एम्बिग्विटी आ गई। इसलिए सेकेंडरी वर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं होता। पर यदि कोई आपसे पूछता है इस ग्रुप का नाम क्या है, तो आप बोलना सेकेंडरी पेंटाइल। किसी ने पूछा इसका नाम क्या है, तो भी सेकेंडरी पेंटाइल होगा।
इस पे लगाना मतलब इस पे लगाना एक ही बात है, तो ये भी सेकेंडरी पेंटाइल होगा। एम्बिग्यूटी क्यों है वो आप समझ गए होगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर OH लगा दिया तो मैं इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोल दूंगा, समझ रहे हो बात को। यदि यहाँ OH लगता, इधर नहीं लगता, इधर OH लगता, तो भी ये सेकेंडरी एल्कोहल ही कहलाता। अब ये एम्बिग्यूटी हो गई क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड है, एक में सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल लगा है और एक में थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल लगा है और उनके नाम एक ही दे रहे हैं, तो दिस बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ द नोमेनक्लेचर। समझ गया आप मेरी बात को। तो सेकेंडरी वर्ड हरदू यूज कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे। मान लो हेक्सेन की चेन होती तो तीन तीन एटम पे सेकेंडरी लिखते अपन, है ना, तीन तीन कार्बन पे सेकेंडरी लिखते, जबकि वो तीन अलग अलग स्ट्रक्चर थे, तो सेकेंडरी वर्ड में एम्बिग्यूटी आ जाती। हमें क्लियर कट नहीं पता लगता ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में मान लो किसी ने 6 कार्बन बनाया, उसने बोल दिया सेकेंडरी हेक्सेनॉल, तो आप कैसे बताओगे कि जो OH ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे है कि फोर्थ पे है? समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इसलिए एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो 4 में ये परफेक्ट है, उसके ऊपर एम्बिगुअस है। खैर आई होप सो मैं आपको बात समझा पाया हूँ, ठीक है ना। अब आप ये भी समझ गए होंगे पढ़ते पढ़ते कि यदि ऐसे कार्बन पे वैलेंसी लगे जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसके लिए वर्ड सेकेंडरी नहीं, कौन सा आएगा, टर्शियरी आएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आप सेकेंडरी समझ गए, शब्द कब आपको लगाना है, आप नॉर्मल समझ गए कब आपको लगाना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सभी लोग सुनेंगे बहुत ज्यादा। अब सुनना बेटा, आप ध्यान से बात को, है ना। मान लो मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब आपको पता है ये आइसोब्यूटेन है, क्या आपको पता है ये आइसोब्यूटेन है? बोलो बेटा। सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, बाकी स्ट्रेट चेन है। मान लो कोई इधर से H हटा के ये लगा दे, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल, क्योंकि ये किससे बना, आइसोब्यूटेन से बना, तो नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। करेक्ट है बेटा। अब सुनना आप बात को, ये हुआ आइसोब्यूटाइल। यदि मान लो मैंने फिर से बनाया CH3 CH3 H और CH3, ये आइसोब्यूटेन है बेटा, आइसोब्यूटेन है क्योंकि कंटीन्यूअस चेन के सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मान लो मैंने ये वाला H हटाया, तो जब मैं ये वाला H हटाऊंगा तो जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी हुई है वो कार्बन क्या है, जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी 3 डिग्री कार्बन है, सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तुम लोग को बात समझ में आई है? इसको कोई बोले सर आपने इसको नॉर्मल ब्यूटाइल क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन पूरी तो है नहीं, यहाँ आइसो है, तो आप H लगा के देख लिया करो कौन सा कंपाउंड है। H लगाया जैसे ही आपने, नाम हो गया आइसोब्यूटेन, एन हटाया YL लगा दिया, आइसोब्यूटाइल। समझ ला। यदि ये आप देखते तो इस वाले में आपने क्या किया, H यहां से हटाया है, जिस हाइड्रोजन जिस जगह से आपने H हटाया है उस कार्बन की डिग्री को देखो, क्या ये आइसो ग्रुप है? नहीं है। क्यों आइसो नहीं है? क्योंकि आइसो के सेकंड कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। क्या इसके सेकंड कार्बन पर इस H को हटाने के बाद मिथाइल और हाइड्रोजन जुड़ा होता? नहीं होता, तो ये आइसो नहीं हुआ। क्या ये सेकेंडरी है? ये सेकेंडरी नहीं है। क्यों नहीं है सेकेंडरी? क्योंकि सेकेंडरी के लिए जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी है उससे 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए, जबकि इससे 3 कार्बन जुड़े होते हैं, है ना। ये वाले की बात कर रहे हैं, है ना। क्या ये नियो है? ये नियो भी नहीं है, क्योंकि नियो में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं स्ट्रेट चेन के अलावा। क्या यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है? नहीं है, एक ही मिथाइल ग्रुप है। आइसो क्यों नहीं है? आइसो क्यों नहीं है? क्योंकि ये इधर मिथाइल है लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं है। सेकंड कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन होना चाहिए आइसो के लिए, इधर ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कंपाउंड में 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहला, इधर वैलेंसी लग सकती है। यदि इधर वैलेंसी लगी तो this will be like this, so this becomes what, this becomes आइसोपेंटाइल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन है, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटाइल। सो दिस इज आइसोपेंटाइल, करेक्ट है। अब इंटरेस्टिंगली यदि मान लो वैलेंसी
इधर लगी, तो इधर वैलेंसी लगने पे ये सेकेंडरी भी है और ये आइसो भी है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे मिथाइलो एच है तो आइसो भी है और सेकेंडरी भी है। तो इसके लिए अपन बोल देंगे आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, क्योंकि आइसो भी है और ये सेकेंडरी भी है, सो आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, H इधर लग सकता है, तो इधर लगा तो क्या होगा, C, इधर वैलेंसी लग गई, C। अब सोचो, ये आइसो ग्रुप नहीं है क्योंकि सेकंड कार्बन पर मिथाइल तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ये सेकेंडरी नहीं है क्योंकि कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, 2 से नहीं जुड़ा हुआ है। ये नियो नहीं है क्योंकि कार्बन जो कंटिन्यूअस चेन का है, सेकंड कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप से नहीं जुड़ा, इधर तो वैलेंसी है, तो ये नियो नहीं कहला सकता। तो ये क्या कहलाएगा, तो इन दैट केस दिस विल बी कॉल्ड एज टर्शरी पेंटाइल। सो दिस इज टर्शरी पेंटाइल। करेक्ट है बेटा। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या है। सबसे पहले आप ये देखो, ग्रुप आइसो या नियो तो नहीं है। यदि ग्रुप आइसो और नियो है तो हमें नाम आइसो और नियो यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहां किया था, आइसो था ये, तो इस वैलेंसी को लगाने के बाद क्या आइसो बचा, बिल्कुल बचा। ये सेकंड कार्बन पर मिथाइल भी हाइड्रोजन भी, मतलब ये आइसो तो हो ही गया। तो ये आइसो है, टोटल कार्बन 4 है, तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। करेक्ट इतनी बात। अब इधर आओ, इधर आए, इधर लगा, तो अब ना ये आइसो बचा ना नियो बचा। आइसो तब बचता है जब सेकंड कार्बन में मिथाइल हाइड्रोजन होता, वो तो है नहीं, तो ये आइसो नहीं बचा। ये नियो भी नहीं है क्योंकि नियो में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो अब ये देखो, जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री 3 है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। आई होप सो मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। इस वाले में देखो, इस वाले में आपने देखा आइसो है क्या, हाँ आइसो है, आइसो है और टर्मिनल पोजीशन में वैलेंसी लगी है, तो ये आइसो पेंटाइल हो जाएगा। कोई और अच्छा लिखना चाहे तो आइसो नियो पेंटाइल, आइसो नॉर्मल पेंटाइल लिख सकता है, क्योंकि नॉर्मल भी है। नो नो नो, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, इट इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल में हमें क्या होता, स्ट्रेट चेन होती, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांचिंग भी है, इसलिए नॉर्मल शब्द नहीं आ सकता। आई एम वेरी सॉरी, इट इज आइसो पेंटाइल। अब मैं इधर आया तो सेकंड डिग्री कार्बन है और आइसो ग्रुप भी है, तो इट इज आइसो पेंटाइल तो है ही है, लेकिन साथ में सेकंड डिग्री कार्बन पे वैलेंसी लगी है, सो आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। इधर आ जा बेटा, ना ये आइसो है ना ये नियो है, जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी है वो 3 डिग्री का कार्बन है, देयरफॉर इट इज टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप। करेक्ट है बेटा इतनी बात। सबसे पहले देखो, आइसो है नियो तो नहीं है, आइसो नियो नहीं है तो देखो जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी उसकी डिग्री क्या है, उसके आधार पे आप नाम आराम से दे सकते हो। लास्ट एग्जांपल बता देता हूं, मान लो ये सी, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट इज नियो हेक्सेन। ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो नियो हेक्सेन। ठीक, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, सी 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 वैलेंसी यहां लगा दी। अब देखो, क्या ये आइसो है, नहीं, क्या ये नियो है, हाँ है, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल, नियो, वैलेंसी इधर लगी हुई है, जो कि डिग्री क्या है, 1 है, तो नाम सिंपल हो जाएगा नियो हेक्साइल। नियो हेक्साइल, नॉर्मल तो लिख नहीं सकते। अब मान लो ऐसा ही होता यूं, क्या ये आइसो है, नहीं है, क्या ये नियो है, हाँ है, ये नियो है क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है, जिस कार्बन पे डिग्री वैलेंसी लगी है वो 2 डिग्री है, तो नियो सेकेंडरी हेक्साइल, सो दिस बिकम्स नियो सेकेंडरी हेक्साइल। करेक्ट है। अब मान लो इधर वैलेंसी न लगा के इसी को मिटा के कर दूं क्या, इधर वैलेंसी लगा दूं, तो अब जिसका, क्या ये आइसो है, नहीं है, क्या ये नियो है, नहीं है। आइसो क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे मिथाइल है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। नियो क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड पे एक ही कार्बन है, 2 कार्बन अटैच नहीं है साइड चेन में, देयरफॉर ये नियो भी नहीं है। तो अब क्या है, अब सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो टर्शियरी है। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पे वैलेंसी है वो 3 डिग्री कार्बन है, टोटल कार्बन 6 है, तो दिस बिकम्स टर्शियरी हेक्साइल। आई होप सो एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया, कॉमन नोमेनक्लेचर में कैसे करना होता है। वर्ड वही है जिनसे आप खेल रहे हो, नॉर्मल, नॉर्मल कब होगा, जब सिर्फ स्ट्रेट चेन होगी। आइसो कब होगा, जब स्ट्रेट चेन में सेकंड कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच होगा। नियो कब होगा, जब स्ट्रेट चेन में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, तो अपन बोल देंगे नियो। अब सेकेंडरी कब बोलना है, सेकेंडरी हमको तब बोलना है जब जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी हुई है
वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। टर्शरी कब बोलना है? जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी है वो 3 डिग्री कार्बन है। आइसो और सेकेंडरी दोनों कब आएगा? जब आइसो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और जिस कार्बन पे डिग्री प्रेजेंट हो वो कार्बन सेकेंडरी हो, तो आइसो और सेकेंडरी दोनों आ जाएगा। टर्शरी और नियो कब आ सकता है? जब नियो ग्रुप मतलब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो और जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी हो वो 3 डिग्री कार्बन हो। कोई एग्जांपल बना सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। ये लो, ये नियो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वैलेंसी लगा दी। अब ये नियो है, क्यों है नियो? ये इसलिए नियो है क्योंकि इसमें 4 3 7, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी उसकी डिग्री 3 है, सो दिस इज नियो टर्शरी हेप्टाइल। 7 कार्बन, नियो टर्शरी हेप्टाइल। सो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो किसका? एल्काइल ग्रुप का। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सिर्फ कुछ ही शब्दों से खेला है, आइसो, नियो, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो सेकेंडरी, नियो सेकेंडरी, नियो टर्शरी, ये सब नाम हमको कब लिखने हैं उसकी बात चली। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ठीक है, जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूं तब तक आप अपनी आंखें बंद करके एक बार थोड़ा सा उसको रेस्ट दे दिया करो। रेस्ट भी जरूरी है। कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे देखने से कंसंट्रेशन भी कम होगा, आंखें भी खराब होंगी। थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद कर ली, जब तक मैंने बोर्ड मिटाया, सुखाया और आपकी आंखों को रेस्ट भी मिल गया। ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं किस पे। यदि मान लो मेरे पास इथाइल है, ठीक है, इथेन है, सॉरी इथेन है, और इस पे मान लो 2 वैलेंसी लगा दी जाए, एक की जगह 2 लगा दी जाए, तो एक ही कार्बन पे यदि 2 वैलेंसी है तो शब्द इड इन यूज होता है। इड इन यूज होता है, ठीक है ना। एल्काइल इड इन, तो शब्द एल्काइल इड इन यूज होगा, ठीक है ना बेटा। जैसे कि मेरे पास होता, इसको बोल दूंगा इथाइल इडीन। इथाइल क्योंकि 2 कार्बन है, इड इन, इडीन क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 वैलेंसी लगी है, ठीक है बेटा। जैसे कि किसी ने लिया CH3 CH2 CH प्रोपाइल इडीन, प्रोपाइल इडीन, आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है बेटा। जैसे किसी ने CH3CCCH3, ठीक है ना, ये भी तो एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी है बेटा। तो अब इसका नाम क्या होगा? ये भी प्रोपाइलिडीन है, ये भी प्रोपाइलिडीन है, क्योंकि प्रोपाइल एक ही कार्बन पे, तो इसको मैं सेकेंडरी प्रोपाइलिडीन बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस कार्बन पे वैलेंसी है और जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी हुई है वो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए शब्द में सेकेंडरी प्रोपाइलिडीन बोल सकता हूँ। आया समझ में? मैं शब्द आराम से यहाँ पर सेकेंडरी प्रोपाइलिडीन यूज कर सकता हूँ, या फिर सॉरी सेकेंडरी प्रोपाइलिडीन, आई टेक माय वर्ड बैक, क्योंकि सेकेंडरी वर्ड जो है अपन प्रोपेन में नहीं लगाते हैं, वो एक एक्सेप्शन है, सॉरी। क्योंकि इसके लिए सुनो मैं बताता हूँ आपको, जब 4 कार्बन होते तो अपन बोल देते हैं, अभी नहीं। आई एम कमिंग ऑन दैट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज अ एक्सेप्शन, सॉरी। देखो बेटा, यदि मान लो यहाँ पे एक वैलेंसी लगी होती है तो इसका नाम क्या होता? आइसोप्रोपाइल होता है। इट इज एक्सेप्शन, आई हैव टोल्ड यू दैट। इसका नाम सेकेंडरी प्रोपाइल होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि यहाँ आइसो ग्रुप कहीं नहीं है, लेकिन दिस इज अ एक्सेप्शन। अब मान लो इससे एक एच और हटा दिया तो आइसोप्रोपाइल से बना है, तो इसका नाम पड़ जाएगा आइसोप्रोपाइल एड इन, करेक्ट है। नाउ दिस इज ए एक्सेप्शन. This comes out from what? This comes out from this one, CH3. And what is this? This is isopropyl. Now this is an exception क्योंकि ये secondary propyl होना चाहिए था, है ना, according to the rules. Now समझना, जैसे कि मेरे पास कार्बन ये है, अब
इस पे CH3 ग्रुप लगा होगा, मैंने 2 वैलेंसी लगा दिया, सो दिस बिकम्स ब्यूटाइल एडीन, ब्यूटाइल एडीन। अब मान लो इधर लगा दिया, दिस बिकम्स सेकेंडरी ब्यूटाइल एडीन, क्योंकि अब आइसो शब्द नहीं आएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एडीन। आई सपोज दैट बात समझ में आ गई होगी। वो एक्सेप्शन था, इधर जिस कार्बन पे लगा है वो क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल होता बेटा। यदि यहाँ पे ऐसा होता तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं ना, वहां पे यदि H लगा होता, यदि यहाँ पर H लगा होता तो इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल होता। अब चूंकि 2 वैलेंसी लगी है, एक और H हटाया, तो आइल की जगह इडीन आ जाएगा, आइल की जगह ब्यूटाइल था, सॉरी ब्यूटाइल था ना, तो ब्यूटाइल के बाद इडीन लगा हो गया, ठीक है ना, इसका नाम होता सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एडीन, क्योंकि 2 वैलेंसी आ गई, तो एडीन नाम आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, आइल की जगह नहीं, एडीन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है बेटा। ओके ओके, चलो अब सुनना, आप मजा आ रहा होगा, आई सपोज दैट आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। यदि मान लो मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि आइसो ब्यूटेन था ये, एक एच हटाया उसकी जगह वैलेंसी लगा दी, तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। अब सोचो यदि मैं यहां पर 2 वैलेंसी लगा दूं तो नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल एडीन, आइसो ब्यूटाइल एडीन। समझ ला, बात समझ में आ गई ना। जैसे कि ये बना दूं तो ये आइसो है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे मिथाइल और H है, लेकिन जिस कार्बन पे डिग्री लगी हुई है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल एडीन, आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल एडीन। आई सपोज इट इज अंडरस्टैंडेबल। जैसे कि ये हुआ, दिस इज नियोपेंटेन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मान लो इस पे 2 वैलेंसी लगा दी, दिस इज नियोपेंटाइल एडीन, क्योंकि जिस कार्बन पे वैलेंसी लगी है, 2 वैलेंसी लगी है, और ये बना काय से, ये क्या था ओरिजिनली, क्या था ओरिजिनली, ये था नियोपेंटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल एडीन, नियोपेंटाइल एडीन। समझ गया बात को। इस तरीके से अपन इनका नाम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब मैंने आपको बता दिया है बहुत सारी डेप्थ में किस तरीके से एल्काइल ग्रुप के आपको नाम देने हैं। अब ये तो था जब एक पे वैलेंसी लगी हुई है ना, एक ही कार्बन पे 2 लगे हुए हैं ना बेटा। यदि मान लो एडजेसेंट कार्बन पे 2 वैलेंसी लगी हुई है तो नाम क्या होता है, यदि एडजेसेंट कार्बन पे 2 वैलेंसी लगी होगी तो नाम हो जाएगा एल्काइलिन, ठीक है ना। जैसे कि अभी तो अपन ने एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी लगा ली तो इथाइलिडीन हो जाएगा। अब यदि मान लो मैं विसिनल, विसिनल मतलब उसको जैम बोलते हैं, एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी लगी होती है तो जैम बोलते हैं, ठीक है बेटा। और यदि बगल बगल के कार्बन पे लगी होती है तो अपन बोलते हैं विसिनल, विसिनल मतलब पड़ोसी। तो विसिनल कार्बन पे यदि वैलेंसी लगी हुई है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लगा ना विसिनल कार्बन पे वैलेंसी लगी हुई है, तो इसके लिए जो अपन शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द प्रयोग करते हैं एल्काइलिन, एल्काइल इन, ठीक है बेटा। तो वो शब्द हो जाएगा इथाइलिन, ये हो जाएगा इथाइल इन। इसी प्रकार यदि 3 कार्बन होते हैं, इधर वैलेंसी लगी होती है, टर्मिनल कार्बन पे वैलेंसी लगी है, तो इसका नाम हो जाता पॉलीमिथाइलिन बोल देंगे, तो दिस इज प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन, करेक्ट है बेटा, दिस इज प्रोपाइलिन। क्लियर है बेटा, आगे चल के ये सब चीजें काम आएंगी। अब मान लो आपके पास एक ही कार्बन पे 3 वैलेंसी लगी है, तो यदि एक ही कार्बन पर आपके पास 3 वैलेंसी लगी है तो बेटा वहां आया था नाम एल्काइल एडीन, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ नाम आ जाएगा एल्काइल एड आइन, एल्काइल एड आइन नाम आ जाएगा। जैसे कि आप देखो CH3C 3 वैलेंसी लगी हुई मान लो, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल एड आइन। कुल मिला के क्या करना है आपको, इथाइल, आइल के पीछे एडाइन जोड़ देना है यदि 3 वैलेंसी लगी है, 2 वैलेंसी लगी है तो आपको क्या करना है, एड इन जोड़ना है।
सोचो इसका नाम क्या होगा। सेकंड कार्बन पर CH2OH है इसलिए आइसो है, और 4 टोटल कार्बन है इसलिए आइसोब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल इड आइन, आइसोब्यूटाइल इड आइन, ठीक है ना। एक लास्ट, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया नियो ग्रुप हो गया, क्योंकि सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो हो गया। और यहाँ डिग्री, यहाँ क्या है 3 वैलेंसी लगी है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नियोपेंटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल इड आइन, नियोपेंटाइल इड आइन, तो इसका नाम हो गया नियोपेंटाइल इड आइन। आई सपोज दैट आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बता दिया है। इसी प्रकार से बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कॉमन नोमेनक्लेचर में यूज होते हैं, इसको हम विनाइल बोलते हैं, याद कर लेना, विनाइल बोलते हैं, इसको हम एलाइल बोलते हैं, ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होने ही चाहिए, इसको एलाइल बोलते हैं। इसी प्रकार से ये एक कंपाउंड है, लेट मी चेक दैट मैंने सही लिखा है, यस मैंने बिल्कुल सही लिखा है, इट इज प्रोपरगाइल, प्रोपरगाइल, ठीक है बेटा, PROPAR, पार, प्रोपार गाइल, ठीक है बेटा। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नाम होते हैं, हमें 100% पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब आपको मैंने अब तक जो पढ़ा दिया नोमेनक्लेचर में, वो मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नोमेनक्लेचर की बता दी है। अब मुझे आपको, लेट मी चेक दैट, तो अब जो है समय हो गया एक्चुअली आज का काफी, तो आई सपोज दैट कि अब मैं कल के लेक्चर में आपको कॉमन नोमेनक्लेचर खत्म कर दूंगा एकदम आराम से, और वो बहुत सिस्टमेटिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। आज की जो आपने मेहनत करी है इसके आधार पे अब कल आपको इसी की प्रैक्टिस होगी और आपका कॉमन नोमेनक्लेचर एकदम मस्त हो जाएगा। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, 1 घंटे का कॉमन नोमेनक्लेचर, 1 घंटा नहीं लगभग 45 मिनट्स का कॉमन नोमेनक्लेचर और पढ़ना है, पर इस बेस के बिना वो नहीं पढ़ सकते थे, अब वो एकदम सरल हो जाएगा क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो बेटा नोमेनक्लेचर में 2 ही चीजें होती है, कि एल्काइल ग्रुप होता है और दूसरा सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होता है। अब वो बिल्कुल डेफिनेट होता है, एल्काइल ग्रुप आप सीख गए हो, अब सफिक्स फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही नाम है, छोटा सा नाम होता है, इसका मतलब आपका 70% काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 30% काम बचा हुआ है। तो कल 45 मिनट में आई सपोज दैट ये चैप्टर कॉमन नोमेनक्लेचर वाला खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा डिराइव्ड नोमेनक्लेचर जो कि 10 मिनट का काम है। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द IUPAC नोमेनक्लेचर। शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय।